नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रायोजित परीक्षा बीपीएससी में प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। और यह जो भी प्रश्न है आप लोग को बताए जा रहे हैं, जो भी प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित बीपीएससी में पूछे गए हैं, ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड सारे के सारे प्रश्न हैं जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यह तीसरा भाग है। हर भाग में हम 25-25 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। देखिए, तीसरी जो बौद्ध संगीत हुई थी वह कहाँ हुई थी ये बताना है आपको। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न होता है बौद्ध संगीतियों से संबंधित। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? हाँ, पहली बौद्ध संगीति पूछ रहा है तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 52 देखिएगा। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों को नीचे उल्लेख किया गया है। देखिए, जन्म का भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह आपका लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी भगवान बुद्ध को वह बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन जो भगवान बुद्ध ने दिया था वह सारनाथ में दिया था। और भगवान बुद्ध का जो निधन हुआ था कुशीनगर में हुआ था। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था। काशी के ऋषिपत्तन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 53 देखिएगा। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो बी जो है आपका सही है। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी BC में किया था, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं से 6वीं सदी में निर्मित हुआ था। यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मतलब बोधगया के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब? 2002 में। प्रश्न 54 देखिएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? ये सभी प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न ही मैं इसमें समाहित किया हूं। प्राचीन इतिहास से संबंधित बीपीएससी में जो भी प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्नों को मैं इसमें समाहित किया हूं, इसलिए यह प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न 54 देखिएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में ही भगवान बुद्ध की पूजा होने लगी। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना जाता है जबकि उनकी पूजा की जाती थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 55 देखिएगा। ईसा पूर्व 6वीं सदी में मतलब 600 BC में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। वैशाली में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 600 BC में महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। वहीं वज्जी और मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली होते थे। प्रश्न संख्या 56 देखिएगा। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो मुगल चित्रकला जो था किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर थी? तो जहांगीर के नेतृत्व में। और क्योंकि जहांगीर जो था चित्रकला का पारखी था, मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्य का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा, देखिए मुगल शैली में क्या होता था, एक ही चित्र को विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाया जाता था। मुख कोई और चित्रकार बनाता था, शरीर और पैरों को चिन्हित करने वाला रिवाज कोई और चित्रकार बनाता था। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जहांगीर का दावा था कि किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था, कि मतलब आंख किसने बनाया, गाल किसने बनाया, ओठ किसने बनाया। ठीक है, ये सब बता लेता था। ठीक है। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों और जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई थी। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था।
अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। जहांगीर की आत्मकथा थी तुजुक ए जहांगीरी, उसके मुख्य पृष्ठ पर यह चित्र लगा दिया गया था। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रश्न 57 देखिएगा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपद की जो सूची है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ये 16 महाजनपद कौन है भैया? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, यह 16 महाजनपद थे। और इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अश्मक जो था वही दक्षिण भारत में था। बाकी जितने भी महाजनपद थे वसरी क्या थे? उत्तरी भारत में थे। प्रश्न संख्या 58 देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग जो है वो गुप्त वंश है। मतलब गुप्त वंश के समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेषों बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथा तथागत गुप्त, बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए थे। प्रश्न संख्या 59 देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बौद्ध दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध दर्शन के लिए। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसांग यहाँ आया था। प्रश्न संख्या 60 देखिएगा, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में मतलब अकबर के समय में मान सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए, मतलब जो मनसबदार बन जाता था ना उसको सैनिक भर्ती करनी होती थी, उसके पास सेना होती थी, ठीक है। मतलब वह सम्राट को या शासक को क्या देता था? सैनिक सुविधाएं देता था मनसबदार। मनसबदार व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वरीयता क्रम, वेतनमान, सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य में सैनिकों की प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया जाता था, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। प्रश्न संख्या 61 देखिएगा, 12वीं सदी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। 12वीं सदी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। तो बिल्कुल नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया था 12वीं सदी तक। कारण क्या है? महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की क्या है? व्याख्या नहीं कर रहा है सही, तो यही भी है, ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य में गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का क्या हो गया? पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा, ठीक है। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 62 देखिएगा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? पहला मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो 600 बीसी में हुआ है। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। 544 से 492 तक यह राजा रहता है। प्रश्न 63, मगध की राजधानी कौन सी है? मगध की जो राजधानी है कौन सी है? तो गिरिब्रज मतलब राजगीर ही मगध की राजधानी थी। दिए गए विकल्पों में 2 विकल्प ए और सी सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों और पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को राजधानी बनाया। प्रश्न संख्या 64 देखिएगा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने शासन किया। नंद वंश की स्थापना शुशनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा जाता है, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवी,
शाड़क, यह सब क्या है? ये 9 राजा हुए। कुल मिलाकर जान लीजिए नंद वंश में कितने राजा हुए? 9 राजा हुए। ठीक है, महापद्मानंद पहला राजा था और घनानंद सबसे अंतिम शासक था। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों की विरुद्ध हो गई थी। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया था। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर दी थी। प्रश्न संख्या 65 देखिएगा, किसके ग्रंथ में, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? तो विशाखदत्त के। चंद्रगुप्त और विशाखदत्त जो था, मुद्रा राक्षस जो रचना है विशाखदत्त की है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र कहा गया है। मतलब विशाखदत्त में यह कहा गया है कि घनानंद का पुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और घनानंद की एक पत्नी थी मूरा, मूरा से उत्पन्न पुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मौर्य पड़ा। ठीक है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया है। 18वीं सदी में धुंधीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा था? धुंधीराज ने। ठीक है, एक और ग्रंथ है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 66 देखिएगा, निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। यूनानी लेखों में घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। ठीक है, एक यूनानी विद्वान है जेनोफोन, जेनोफोन ने घनानंद को बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया था। प्रश्न संख्या 67 देखिएगा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह महल कैसा कैसा बना था? लकड़ी का बना हुआ था। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी की विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो है स्पूनर महोदय को जाता है। मतलब पाटलिपुत्र को खोज का जो श्रेय जाता है वह स्पूनर महोदय को जाता है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 68 देखिएगा, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय किस मौर्य राजा ने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बी जो है आपका सही है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैनों एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की बात की है। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध थी एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण किया जाता है। प्रश्न संख्या 70 देखिएगा, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, इसका कौन सा अभिलेख जानकारी देता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है विशुद्ध संस्कृत में अभिलेख है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की भी जानकारी मिलती है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने यहाँ सुदर्शन झील का बनवाई थी, और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर दुशासन ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई थी। इस प्रांत को आनर्त या सौराष्ट्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 71 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था। देखिए अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सभी अशोक के साम्राज्य में थे, श्रीलंका नहीं था। सी, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। द्वितीय शिलालेख में स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चूल, पांड्य, चेर, सटीपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपड़ी को छोड़कर सर्वत्र था। मतलब ये सब राज्य केवल अशोक के अधिकार में नहीं थे। और दूसरे शिलालेख में इसका वर्णन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रश्न संख्या 72 देखिएगा, मगध के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। सिंगली अनुसूचियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मुगली कुतुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। प्रश्न संख्या 73 देखिएगा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो प्राकृत है। प्राकृत है। अशोक के इतिहास में मुख्यतः इसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। मतलब 3 प्रकार के अभिलेख अशोक के पास थे। ठीक है, मतलब अशोक के काल में 3 प्रकार के अभिलेख थे, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। तो शिलालेख जो है 14 है। 14 शिलालेख जो है वह 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है। ठीक है,
शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुडी और सोपारा। ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है ब्राह्मी न होकर खरोष्टी लिपि में है। ठीक है। तक्षशिला से आरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सिरकुना नामक स्थान से यूनानी और आरमाइक लिपियों में लिखा गया अभिलेख भी मिला है। प्रश्न संख्या 74 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वह खरोष्टी लिपि थी। खरोष्टी लिपि जो थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों का है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। प्रश्न संख्या 75 देखिएगा, अशोक के धम्म का मूल्य संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था भैया? तो देखिए नैतिक संहिता थी। अशोक का जो धम्म था एक प्रकार का नैतिक संहिता था। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। देखिए अशोक धम्म जो है प्राकृत में धम्म कहा जाता है, उस तरह से धर्म है। ठीक है। अशोक जो धम्म है, अशोक का जो धम्म था यह एक नैतिक संहिता था। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। यह सब पाली भाषा में लिखा हुआ है तो पढ़ना कठिन है। मिलाकर यह क्या था? अशोक का धम्म क्या था? वह एक प्रकार का नैतिक संहिता था, नैतिक आचरण पर बल देता था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। धन्यवाद आप लोगों को।